नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली न्यूज़ इंडिया के अंदर। आज के अंक में हम बात करेंगे अरुण कुमार शर्मा जी से, जो हमारे मित्र भी हैं, विद्वान हैं और बहुत सारे बिंदुओं पर बहुत बेहतरीन जानकारी दर्शकों तक पहुँचाते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद अरुण कुमार जी। जी। मेरी टॉक के अंदर हम बात करेंगे आज 5वें चरण की 49 सीट्स हैं, काफ़ी अहम है। लेकिन कुछ ऐसा लग रहा है कि रिटर्न टिकट कुछ कन्फर्म हो रहा है गांधीनगर का मोदी जी का। हालाँकि जब हमने रिटर्न टिकट की बात की एक दूसरे प्रोग्राम के अंदर, तो हमारे गुजरात के घनिष्ठ मित्र हैं, तो उन्होंने हमसे ये कहा, जो पैनलिस्ट भी हैं, कि भाई अगर मोदी जी को रिटर्न टिकट देना है तो गांधीनगर का मत दो। हमें उन्हें गुजरात में भी नहीं चाहिए, उन्हें कहीं और भेज दो आप। तो कहते हैं भाई अभी हमें गुजरात में ऐसा आदमी नहीं चाहिए। तो हालाँकि मुस्कुराहट तो थी हमारे चेहरे पर, लेकिन शायद ये बात अब जग जाहिर हो रही है कि गुजरात वाले भी अब उन्हें नहीं चाहते हैं, कि सिर्फ भारत वाले नहीं, गुजरात वाले भी चाहते हैं कि वो अब यहाँ से चले जाएँ और अपनी जर्नी को समाप्त कर लें। अरुण कुमार जी, पहली टिप्पणी तो इसी पे ले लेते हैं। जी, वो आपने एक सुना होगा, अ, एक मुहावरा टाइप है कि हद दर्द हद से गुजर गुजर जाना है। तो जब ये असहनीय हो जाए चीजें, जो बर्दाश्त के बाहर हो जाए, मुझे लगता है मोदी जी के साथ यही शब्द जुड़ गया है। कारण उनका अड़ियल रुख जो है वो 5वें चरण से पहले या आज भी वो उड़ीसा के अंदर बहुत सारी सभाएं कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं, तो आज भी उनका नरेशन बदला नहीं। वो उसी हिंदुत्व के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। आरएसएस की वार्निंग के बाद भी आरएसएस टोटल इनएक्टिव, मतलब वो फ्रे से बाहर हो गया है। उसके बावजूद भी मोदी जी उन्हीं दकियानुसी बातों पर चुनाव को टिकाए रखना चाहते हैं, परंतु मतदाता, जो मुझे लगता है, मतदाता बार बार अपने प्रश्नों पर अडिग है और वो ये पूछ रहा है कि आपका जो फर्दर प्लान है या जो पिछले काम किए हैं उनमें क्या प्रगति हुई है। आपने जो वायदे करके आप आए थे 10 सालों में, वहां पर आप कहां स्टैंड करते हैं, उस विषय में बताएं। तो मोदी जी उस विषय में कोई उल्लेख नहीं करते, चाहे उनका संकल्प पत्र हो, चाहे उनकी चुनावी सभा हो, वो उन विषयों पर आते नहीं है। तो मेरा मानना यह है कि ये बात बिल्कुल ठीक है कि मोदी जी का वापसी का टिकट जो है वो कट चुका है, परंतु उनको गुजरात के लोग भी हमसे ज्यादा अच्छा जानते हैं। शायद इसलिए जो बात उन्होंने मजाक में कही है, वो मुझे लगता है कि वो बात सीरियसली है। मतलब उनको इनकी कार्यशैली के विषय में पता है और एडमेंट रुख होने के कारण, अड़ियल रुख होने के कारण उनको पता है कि पहले ही गुजरात का काफी सत्यानाश पिछले 20, 22, 24 वर्षों में किया जा चुका है। तो अब वो मोदी जी को और बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसीलिए शायद जनता भी इस 5वें चरण में स्पष्ट संकेत भी दे रही है और उनकी ऊंची राजनीति जो वो करते हैं। आपने एक वीडियो देखा होगा आज, यूपी में किसी जगह का एक है, एक महिला है, ग्रामीण महिला है, पृष्ठभूमि से वो पढ़ी लिखी भी उतनी ज्यादा नहीं लग रही, पर जो उन्होंने बात की है वो बहुत समझदारी से बात की है, बड़ी पेशेंसली बात की है और उन्होंने अपनी बात को बड़े पुख्ता तौर पर रखा भी है कि मेरी उंगली जबरदस्ती, मैं साइकिल के निशान पर चुनाव बटन दबाना चाहती थी, परंतु जबरदस्ती मेरी उंगली जो है वो कमल के निशान पर रखकर उस बटन को पुश कर दिया गया और बाहर आते ही सार उसने अपनी बात को पुख्ता तौर पर रखा। जो वीडियो सर्कुलेट भी हो रहा है, मुझे लगता है इस प्रकार की प्रैक्टिस जो है वो मोदी जी को और पीछे धकेल देगी। मतलब वो हाशिए पर चले जाएंगे अगर वो इसी तरह का अपना रवैया रखेंगे। और मतदाता, अगर यही जागरूक मतदाता अगर इसी प्रकार जागा रहा, तो मुझे लगता है कि 5वें चरण में जो स्पष्ट संदेश भी मिल रहा है और जो छठे 7वें चरण का हमें इंतजार करना पड़ेगा, परंतु यहां से उनकी वापसी की टिकट पक्की हो गई है। ये बात बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल आपने सही कहा और वैसे गुजरात वाले भी नहीं चाहते कि वो वापस गांधीनगर चले जाएं, क्योंकि फिर जी। वो कहते हैं कि भाई कहीं और ही चले जाओ अब तो। प्रधानमंत्री मोदी ने आज फिर कुछ एक ऐसी बात कही उड़ीसा के अंदर कि बड़ी लज्जाजनक बात कही है। मुझे लगता है कि अब इनको घटिया बात कहने की आदत हो गई है। वो कहते हैं कि मैं गुजरात से आया हूं, मैं सोमनाथ की धरती से आया हूं,
मैं जगन्नाथ की धरती को प्रणाम करने आया हूं। मैं जब भी यहां गरीबी देखता हूं तो मुझे दिल में दर्द होता है। बीजेडी सरकार यहां की वजह से यहां पर माताओं बहनों को घर चलाना मुश्किल हो गया है। फिर कहते हैं मोदी दिल्ली से आपको मुफ्त चावल के लिए पैसे भेजता है। मोदी, भारत सरकार नहीं, मोदी दिल्ली से आपको मुफ्त चावल देने के लिए पैसे भेजता है, लेकिन यहां की सरकार के लोग उसमें अपना फोटो लगाते हैं और आपके हिस्से का चावल बाहर बेच देते हैं। आप सोचिए, अपने घनिष्ठ मित्र, उसके ऊपर क्या इल्जाम लगाए जा रहे हैं। सर ये आदमी मानसिक रूप से किस तरह का होगा सर? मुझे लगता है कि इससे घटियापन कोई बात हो नहीं सकती कि आप अपने दोस्त के पीछे धोखा दो, उसको उसकी पीठ पे धोखा दो सर, और ये कहोगे कि मोदी आपको दिल्ली से पैसे भेजता है और ये वहां पे अपनी तस्वीर लगवा देता है उसके ऊपर, और आपका जो चावल मैं भेजता हूं वो बाजार में बेच देता है। सर ये तो एक घटिया सोच ही हो सकती है, इससे ज्यादा कुछ हो नहीं सकता अरुण कुमार जी। जी, जैसा कि नवीन पटनायक जो हैं वो आज से नहीं 1999 से 1999 से सत्ता के अंदर है। और बड़ी बात यह है कि वो बीजू के बेटे, और उनकी पार्टी का नाम भी बीजेडी है। और जो उन्होंने पिछले 4-5 चुनाव जीते हैं वो इसी आधार पर जीते हैं कि उन्होंने उड़ीसा का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, इसीलिए उड़ीसा के लोग उनको बार बार रिपीट भी कर रहे हैं। परंतु आजकल उनका स्वास्थ्य उतना अच्छा नहीं है, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने जो राज किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो दूसरे ऐसे व्यक्ति हैं जो इतने लंबे समय से सत्ता में सीन है। और अगर पृष्ठभूमि में जाकर देखा जाए तो मोदी जी के साथ नवीन बाबू का जो सहमति है वो हर विषय पर उनके साथ खड़े रहे हैं। तो ये माना जाता रहा है हमेशा ही कि नवीन पटनायक के बहुत अच्छे मित्रों में से मोदी जी हैं। परंतु चुनावी रणनीति और जीत की जो लालसा है वो इतनी ज्यादा हो जाती है कि आपको नवीन पटनायक को भी नीचा सिद्ध करना पड़ता है और ये बयान देना पड़ता है कि वो अपने राज्य के जो चुनाव जिले हैं उनकी राजधानी नहीं जानते, जबकि जिलों में राजधानी नहीं हेडक्वार्टर हुआ करते हैं। तो मेरा मानना यह है कि जो चावल वो दे रहे हैं उनकी अपनी एक स्कीम है, जैसे पीडीएफ वगैरह की हुआ करती थी, तो उनकी अपनी एक स्कीम है जो चल रही है और वो सफलतापूर्वक उसको निभा भी रहे हैं। ऐसा नहीं है। पिछले दिनों दिसंबर में मैं उड़ीसा में गया हुआ था, तो वहां देखने में जो आया है, जैसे वहां पर मेट्रो रेल आ रही है, ओवर ब्रिजेस बन रहे हैं, और जगन्नाथ मंदिर का जीर्णोद्धार तो नहीं परंतु उसके आसपास जो कॉरिडोर बन रहा है वो बहुत अच्छा बन रहा है। ये बात ठीक है कि वो इंडिया गठबंधन में भी नहीं है, परंतु आज मोदी जी उनको कई जगह से, कई पॉइंट से घेर घेर कर ये दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप एक असफल मुख्यमंत्री हैं, जबकि वो ऐसा नहीं है। मोदी जी स्वयं असफल मुख्यमंत्री रहे। पिछले 12-13 साल उन्होंने गुजरात में जो राज्य किया, उनका अगर कंपैरिजन नवीन जी के साथ किया जाए तो मुझे लगता है नवीन जी में ज्यादा शालीनता है, ज्यादा सहनशीलता है, और वो अपनी बात को ज्यादा मुखर रूप से रखते हैं। ये बात ठीक है कि वो अपशब्द या किसी को लेट डाउन करने के लिए अपनी भाषा को विकृत रूप नहीं देते, परंतु मोदी जी की सत्ता की लालसा उनको इस मुहाने तक ले आई है कि वो अपने ही मित्र की पीठ में छुरी घूम रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये उचित नहीं है और इसका प्रभाव भी नकारात्मक पड़ने वाला है। और नवीन बाबू को शायद हो सकता है इससे कोई फर्क ना पड़े। राज्य में आप चुनाव हो रहे हैं तो ये देखा जाएगा कि वहां कांग्रेस भी चुनाव लड़ रही है और पार्टियां भी लड़ रही हैं। अभी उस विषय में हम नहीं जाते, परंतु अगर केंद्रीय सरकार के बारे में देखा जाए तो नवीन बाबू वहां अच्छा प्रदर्शन करेंगे, ऐसा उड़ीसा की जनता की भी भावना है। जी जी, मोदी जी ने आज फिर कह दिया कि मैंने कब अल्पसंख्यकों के खिलाफ कुछ कहा, मैंने तो कभी कुछ कहा ही नहीं है। ध्रुव राठी का जो नया वीडियो आया माइंड ऑफ द डिक्टेटर, और रात को आता है और सुबह तक वो
मैं आजकल देख रहा हूँ कि चुनाव सुबह होता है तो रात को वीडियो उनका आता है आजकल, बिल्कुल हिट करता है उसको। और कहते हैं मैंने मोदी जी कहते हैं कि मैंने तो कभी अल्पसंख्यकों के बारे में कुछ कहा ही नहीं। इंसान ऐसा झूठ बोल सकता है सर? सुबह से लेके रात तक मुसलमानों को लैम्बास्ट करते हैं सर ये, गालियां देते हैं, घृणा करते हैं उनसे। और फिर उनके जो दूसरे चेले हेमंता बिस्वा शर्मा बोलता है 400 सीट आने दो, ये मुल्ला बनाने की दुकान पूरे बंद कर दूंगा सब जगह पे। ये मुल्ला बनाने की दुकान किसको कह रहे हैं वो? ये कह रहे हैं मदरसे को। तो फिर पंडित बनाने की दुकान भी बंद करेंगे क्या? फिर जो गुरुद्वारों के अंदर जो ग्रंथी पैदा होते हैं वो भी दुकान बंद करेंगे क्या? या फिर जैन मंदिरों के जो पंडित निकलते हैं वो भी दुकान बंद करेंगे क्या? या फिर जो बौद्ध धर्म के जो टेंपल निकलते हैं, पारसियों के टेंपल, उनके जो प्रीस्ट निकलते हैं, उनकी दुकान ही बंद करेंगे? ये मुल्ला बनाने की दुकान बंद कर दूंगा, ये हिंदुओं का देश है। वर्ड सुनो सर, ये हिंदुओं का देश है। और साथ में 4 शादियों वाला धंधा भी मैंने बंद कर दिया, पूरे इंडिया में बंद कर दूंगा। सर ये तो मोदी के भी बाप बन गए सर। इनकी जुबान देखो तो ऐसा लगता है दिन प्रतिदिन जहर उगल रही है मोदी की तरह। सर अरुण कुमार जी। जी, जिस आप वीडियो की बात कर रहे हैं, मैंने ध्रुव राठी का वो वीडियो रात को देखा है और मैंने हेमंता बिस्वा का वो बयान भी देखा है जिसमें उन्होंने ये बात कही है। मुझे लगता है कि जो हेमंता बिस्वा है उनको कहीं ना कहीं टीस है राहुल गांधी के विषय में। और जो उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अपने एक अच्छे अच्छे उनके घर के प्राणी है उनके सदस्य को वो बिस्कुट खिला रहे थे और उन्होंने मुझे समय नहीं दिया। मुझे लगता है कि जो वो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल सच है, इसमें कोई दो राय नहीं है। राहुल जी ने वाकई गलती की है, उनको हेमंता को भी 2-4 बिस्कुट उनके सामने फेंक देने चाहिए थे ताकि उनको उनकी औकात के बारे में पता चल जाता। ये घृणास्पद जो बातें कह रहे हैं हेमंता बिस्वा, क्या लोकतंत्र में इन बातों की अनुमति दी जाती है? क्या इलेक्शन कमीशन बिल्कुल सो गया है? उनको इन सारे बयानों का संज्ञान नहीं लेना चाहिए क्या? ये बहुत सीरियस बयान है और ये मुझे लगता है जो दूसरे समुदाय के लोग हैं उनको भड़काने वाला भी बयान है। पुलिस कंप्लेंट होनी चाहिए इसके ऊपर सर। जी जी, मैं उसी और इशारा कर रहा हूं। बंद कर दूंगा मैं। तो ये एक डिक्टेटर से भी आगे निकलकर बढ़कर बात कर रहे हैं और शायद मोदी जी के सामने अपने नंबर बढ़ जाएं, इस प्रकार का कुत्सित प्रयास जो किया जा रहा है वो सफल होने वाला नहीं है। एक बहुत अच्छी बात यह है कि मुस्लिम समुदाय इस समय शांत है, इकट्ठा है और वो कोई ऐसी हरकत या ऐसा कोई बयान आपको उनका नजर नहीं आएगा जिससे कि आप उनके ऊपर आक्षेप कर सके। ये वन साइडेड जो प्रोग्राम चल रहा है इसको हमारे मतदाता भी बहुत बारीक दृष्टि से देख रहे हैं और इसके विषय में जैसे हमारा चैनल जो है डेली न्यूज इंडिया 1.0 वो भी विचार कर रहा है, तो दूसरे लोग भी इस पर सीरियसली ध्यान दे रहे हैं। हम तो इस पर प्रोग्राम ही बना रहे हैं। तो मेरा मानना यह है कि हेमंता बिस्वा को एक नोटिस जरूर सर्व करना चाहिए, इलेक्शन कमीशन को अपनी ड्यूटी निभानी चाहिए और ये फेयर इलेक्शन हो और ये संविधान के अकॉर्डिंगली हो, उनकी धाराओं के अंतर्गत हो, ऐसा ध्यान इलेक्शन कमीशन को रखना चाहिए और इस प्रकार के बयानों पर रोक लगनी चाहिए जो वैमनस्य, द्वेष और ईर्ष्या को बढ़ाते हैं। जी, आखिरी टिप्पणी, ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत हो गई हेलीकॉप्टर क्रैश के अंदर, उनके साथ कुछ और मंत्रीगण भी मारे गए। शक जाहिर किया जा रहा है कि इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ये करवाया है और उस हेलीकॉप्टर को एक्चुअली षड्यंत्र के अंतर्गत क्रैश करवाया गया है। वो अमेरिकन हेलीकॉप्टर था, हेलीकॉप्टर अजरबैजान के अंदर क्रैश हुआ है, ईरान में क्रैश नहीं हुआ, ये भी ध्यान देने की बात है। और क्या कहा जाए, दुख तो होता है, लेकिन कुछ मीडिया ग्रुप ऐसे हैं खासतौर से इजराइल के अंदर जिन्होंने बहुत आपत्तिजनक टिप्पणी की है और उस टिप्पणी के ऊपर इवन अमेरिका को भी आपत्ति हो गई है। अभी उन्होंने कहा था कि अच्छा हुआ तेहरान का कसाई मारा गया। ये टिप्पणी की है इजराइल के मीडिया ने और उसमें बड़े एक व्यक्ति ने की है कि अच्छा हुआ तेहरान का कसाई मारा गया। और
पूरी दुनिया में इस बात की मजम्मत हो रही है इस बयान की कि तुम कैसे किसी एक डेड राष्ट्रपति के लिए इस किस्म के वर्ड यूज कर सकते हो। और वो तेहरान का कसाई नहीं था, वो कुछ भी आप आपको नफरत है ईरान से, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आप किसी के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। इवन अमेरिका के अंदर भी इन शब्दों के प्रति नाराजगी व्यक्त की गई। हम अपनी श्रद्धांजलि अपने चैनल की ओर से, भारत के ईरान से अच्छे संबंध है, हम अपनी श्रद्धांजलि भी देते हैं। और मुझे लगता है शर्मा जी, इस किस्म के शब्दों का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में या अंतर्राष्ट्रीय जगत के अंदर किसी राष्ट्र नेता की मृत्यु के ऊपर बिल्कुल ही मुनासिब नहीं है। आखिरी टिप्पणी बस। जी, मोदी जी ने भी उस पर टिप्पणी की है और अपना अफसोस जाहिर किया है। उसमें 9 लोग मारे गए, एक मिनिस्टर भी था उनके साथ में जिसकी विदेश मृत्यु मंत्री हुई बन है। गए, विदेश जी, मंत्री बन विदेश गए। मंत्री। जी, जी। तो मेरा मानना ये है कि ये हादसा है या साजिश है। इंटरनेशनल जो हमारी जो विदेश नीति होती है उसमें हमें कोई भी टिप्पणी इस प्रकार की नहीं करनी चाहिए जो हल्की पड़ जाए। जैसे इजराइल ने किया है, तो अमेरिका ने सही संज्ञान लेते हुए, बैलेंस करते हुए उन्होंने उनकी टिप्पणी पर रोष जाहिर किया है। मुझे लगता है अगर ईरान एक स्वतंत्र देश है और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी ऐसी दुर्घटना में अपने प्राण गंवा देते हैं, तो सिवा इसके कि हम उनके लिए प्रार्थना करें और उनके लिए श्रद्धांजलि अर्पित करें, इसके सिवा दूसरा कोई बयान होना नहीं चाहिए। मुझे लगता है इजराइल जो है वो बिल्कुल उस तरफ चल रहा है जिस तरफ वो विश्व के अपने मित्रों को खो देगा। और ये जो रवैया है, ये जो विचार है, ये सर्वथा अनुचित है। इसकी कहीं भी तारीफ ना होकर भर्त्सना ही होगी। और मैं भी अपनी तरफ से श्रद्धांजलि देते हुए डेली न्यूज इंडिया 1.0 की तरफ से ये अपेक्षा करूंगा कि इजराइल अमेरिका की जो टिप्पणी है उससे कुछ सीख लेकर इसमें सुधार की कोशिश करेगा, जैसा कि आमतौर पर हमारे देशों के संबंधों में किया जाता है। तो मेरा मानना यह है कि अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो उस पर सिर्फ ये कि हम अफसोस जाहिर करें और उसमें जाने वाले प्राणी के विषय में हम श्रद्धांजलि दें, इसके सिवा दूसरा कोई रास्ता मुझे नजर नहीं आता। जी, बिल्कुल आपने सही कहा। तो दर्शक मित्रों, डेली न्यूज इंडिया में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपका शुक्रिया इसलिए अदा करना चाहूंगा कि सिर्फ 72 घंटे के अंदर आपने मुझे 1000 सब्सक्राइबर वापस दिए हैं। तो मैं दिल से कितना भी आभार व्यक्त करूं वो कम है। लेकिन आपसे निवेदन है कि अब आपके पास लिंक्स हैं, तो आप इस लिंक्स को आगे भेजिएगा। अपने मित्रों से कहिए कि इसको स्वीकार करें, अपनी प्यार और मोहब्बत न्यूज टाइम की तरह से देते रहें, और जैसे पहले एसजीएस को भी देते थे। बस इतना ही कहना है। अरुण शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं बहुत जल्दी आपसे नए प्रोग्राम। ये जो मेरा कहना ये है, मेरी शुभकामनाएं आपको, ये जो आपको 1000 सब्सक्राइबर मिले हैं, ये आपकी मेहनत, निष्ठा और ईमानदारी को देखते हुए मिले हैं। तो मुझे लगता है ये पारितोषिक आपके लिए काफी उत्साहजनक है और मेरी आपके साथ शुभकामनाएं हैं कि आप इसी तरह निरंतर आगे बढ़ते रहें और मुझ जैसे पत्रकार को भी आप चांस देते हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।